हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों, ये टेस्ट हमने कंडक्ट किया था हमारी कोचिंग में कल, और आज मैं इसका एक डिटेल सॉल्यूशन आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉर दैट आप लोग इस वीडियो को रिपीटेडली देखें, इसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्जाम में आपके लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। राइट। चलिए ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 360 by using fundamental theorem of arithmetic and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। मतलब कि बच्चों, हमको LCM निकालना है और HCF निकालना है 96 एंड 360 का, और उसके बाद हमको ये वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होने वाला है। तो इसको करने के लिए अपन एक वाइट पेज ले लेते हैं, और आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सॉल्व फर्स्ट। तो बच्चों, LCM HCF निकालने के लिए आपका स्टेप नंबर 1 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो बच्चों, मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इक्वल टू। अब जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। बच्चों, ये 2 से जाएगा, व्हाट यू विल गेट 48 हियर। फिर ये 2 से जाएगा, व्हाट यू विल गेट 24 हियर। 2 से जाएगा, व्हाट यू विल गेट 12 हियर। 2 से जाएगा, व्हाट यू विल गेट 6 हियर। 2 से जाएगा, व्हाट यू विल गेट 3 हियर। 3 से जाएगा, व्हाट यू विल गेट 1 हियर। तो बच्चों, 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। मतलब कि फिर ये आया 2 के ऊपर 5 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1 की पावर। सिमिलरली, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दूसरा नंबर क्या था बच्चों हमारा? 360 इक्वल टू। तो अगर मैं 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ आपके लिए, तो 360 ये किससे जाएगा बच्चों? ये जाएगा 2 से, व्हाट यू विल गेट? 180 हियर। फिर 2 से जाएगा, यू विल गेट 90 हियर। फिर 2 से जाएगा, यू विल गेट 45 हियर। फिर ये 3 से जाने वाला है, यू विल गेट 15 हियर। फिर ये 3 से जाने वाला है, यू विल गेट 5 हियर। फिर ये 5 से जाएगा, यू विल गेट 1 हियर। तो बच्चों, आपको क्या मिला? फिर 2 के ऊपर 3 की पावर, 3 के ऊपर 2 की पावर, और 5 के ऊपर 1 की पावर। अब समझना बच्चों, इसको कलरफुल बनाते हैं। तो एलसीएम जो होता है ना सर, एलसीएम एलसीएम इक्वल टू होता है ऑल फैक्टर्स और ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर। तो बच्चों, आपको सारे फैक्टर लेने हैं और हाईएस्ट पावर लेना है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे? 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, और 5 है। तो मैं दिया बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सारे फैक्टर कवर हो गए। देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और 5 भी आ गया। अब बच्चों, उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी आई 2 की? 5। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी? 2। 5 तो अकेला है, तो 5 की पावर 1। 2 के ऊपर 5 की पावर कितना होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9, मल्टीप्लाई बाय 5। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 45। तो 45 टू जा 90, कैरी आया 9। 45 3 जा 45, 2 जा 93 जा 145, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो 135, करेक्ट। और 135 प्लस 9, 144। तो बच्चों, अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है तो एलसीएम आ जाएगा 1440। चलो भाई ठीक है। नाउ, जो एचसीएफ होता है सर, एचसीएफ इक्वल टू होता है सर कॉमन फैक्टर। और कौन सी पावर बच्चों, जल्दी बताओ? एलसीएम में आती है हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में आती है लोएस्ट पावर। वेरी गुड। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन फैक्टर जरा बताओ बच्चों, ऊपर 2 दिख रहा है, नीचे भी 2 दिख रहा है, मतलब फिर 2 इज द कॉमन फैक्टर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब 3 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर। वेरी गुड। अब सर यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, मतलब कि सर 5 नहीं आने वाला। अब 2 और 3 मिलकर कॉमन फैक्टर। अब इनकी लोएस्ट पावर, 2 की पावर क्या है? 5। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3। तो अब कितनी पावर आ गई सर? लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर आ गई सर 3। 3 की लोएस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1।
सो व्हाट यू विल गेट, 2 के ऊपर 3 की पावर दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3. सो बच्चों यू विल गेट हियर 8 टाइम 3 इज 24. तो आपने एलसीएम निकाल लिया, आपने एचसीएफ निकाल लिया. अब बच्चों एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ सारी चीजों को, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए. अब आप समझना बच्चों, लेट मी टेक अ लाइन. काफी साफ सुथरे तरीके से हमको पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है. अब बच्चों मैंने बोला नाउ वी विल वेरीफाई दैट LCM into HCF equal to product of two numbers. तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको बस वैल्यू डाल देनी है. एलसीएम कितना आया था आपका 1440. एचसीएफ कितना आया बच्चों आपका 24. लेट्स सी पहला नंबर क्या है बच्चों आपका 96. दूसरा नंबर कितना है बच्चों आपका 360. एक बार बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको. 1440 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 जीरो जा 0 हो गया सर. 24 4 जा आई थिंक 20 40 60 80 96 हो गया बच्चों. कैरी आ गई 9. 24 4 जा 96 ये बच्चों 1055. कैरी आ गई 10. 24 1 जा 24 और 10 34. आई एम गेटिंग बच्चों 34560. और एक बार ये भी देखता हूँ बच्चों इसका मल्टीप्लाई करके, क्या मुझे 360 का मल्टीप्लाई 96 में करने पे कितना मिलता है. 6 0 जा 0. 6 6 जा 36. कैरी आया 3. 6 3 जा 8 9 3 21. 9 0 जा 0. 9 6 जा 54. 4 कैरी आया 5. 9 3 जा 27 और 5 32. जब मैं ऐड करूंगा 0 6 5 4 3. सी बच्चों आई एम गेटिंग 34560. तो यहाँ पे ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया. ये बच्चों हमने इसको कर दिया वेरीफाइड. तो इसका मतलब सर व्हाट यू नीड टू डू, स्टेप नंबर 1 आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. स्टेप नंबर 2 आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे. उसके बाद बच्चों आप वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, राइट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है सर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, काफी सिंपल है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. आपको एचसीएफ बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का. चलो भाई निकालते हैं जल्दी से. तो इसके लिए जल्दी से मुझे बताओ बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है. तो आपने बोला बच्चों कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. याद रखना बच्चों 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते. तो भाई 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 4 2 के टेबल में आ जाता है. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. देयरफॉर HCF of 2 and 4 is 2. HCF कैसे निकालते हैं मैंने अभी भी आपको सिखाया हुआ है. प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर. क्लियर? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ HCF ऑफ 95 कॉमा 247 इक्वल टू 19. 95 और 247 का HCF दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है. अब देखना बच्चों, सुनना मेरी बात. काफी कभी कभार बच्चे क्या करता है यहाँ पे कि वो डायरेक्टली 95 और 247 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से वो एलसीएम निकाल देता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, अगर उनको आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन ही कराना होता तो फिर वो आपको एचसीएफ क्यों देते. तो इसका मतलब सर जब भी आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है, या एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है, तो यू नीड टू यूज द प्रॉपर्टी एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो भाई स्टार्ट करते हैं.
मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों। तो मैंने बोला सवाल नंबर 3। तो मैंने बोला सर HCF, किस किस का HCF दिया हुआ है बच्चों हमको? हमको HCF दिया हुआ है, लेट मी चेक। HCF दिया हुआ है सर हमको 95 और 247 का। 95 कॉमा 247 इक्वल टू 90। वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 95 कॉमा 247। ठीक है भाई, इतना सा क्वेश्चन है। तो मैंने बोला चलो सर आगे देखते हैं। तो बच्चा वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है भाई? वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलो भाई, अभी अभी सिखाया कि नहीं सिखाया? दो क्वेश्चन पहले सिखाया हुआ है। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM आपको पता नहीं है, HCF की वैल्यू आपको 19 दी है। टू नंबर्स, पहला नंबर कितना है बच्चा आपका 95, और दूसरा नंबर दिया है आपका 247। तो यहाँ से LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा? 95 मल्टीप्लाई बाय 247। ये 19 मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा सर, वेरी गुड। 19 वन जा 19, 19 फाइव जा 95। अब देखो भाई, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो आना पड़ेगा, क्लास 10th में हो तो। ना 247 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 जा 35, कैरी आ गया 3, 5 4 जा 20 और 3 23, कैरी आ गया 2, 5 2 10 और 2 12। तो माय आंसर इज 1235। बच्चों कैलकुलेशन एक बार चेक करना प्लीज, क्योंकि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं रैंडमली सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? सॉरी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10 एंड 14, लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस? बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए, और अब आप समझो इसको कैसे करना है। आपको बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो देखो भाई वैसे तो पहचानने के तरीके होते हैं। जहां जहां पे आपको वर्ड दिखेगा, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, मतलब आपको समझ जाना है कि आपको क्या फाइंड करना है वहां पे, HCF। जहां जहां पे आपको वर्ड दिखेगा, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है सर वहां पे? आपको वहां पे फाइंड करना है LCM। अगेन रिपीटिंग, अगर आपको लार्जेस्ट, मैक्सिमम ऐसे वर्ड दिखेंगे मतलब आपको HCF निकालना है। अगर आपको स्मॉलेस्ट, लीस्ट ऐसे वर्ड दिखते हैं मतलब कि बच्चों आपको वहां पे LCM निकालना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड यूज आ रहा है, स्मॉलेस्ट, मतलब कि आधा सा बच्चा तो यही समझ जाएगा कि इस पर यहाँ पे हमको LCM निकालना है। क्लियर हुआ क्या? अपार्ट फ्रॉम दैट और समझते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10 एंड 14। अब बच्चों बोले ऐसा नंबर बताओ जो डिवाइड हो पाए। तो अगर कोई नंबर डिवाइड हो पाएगा मतलब कि वो जो नंबर है वो 10 और 14 दोनों से बड़ा होगा। कॉमन सेंस, राइट? अगर कोई नंबर डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर 10 और 14 से क्या होगा, बड़ा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो LCM होता है वो आपके लार्जेस्ट नंबर से हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और जो HCF होता है वो आपके स्मॉलेस्ट नंबर के या तो बच्चों बराबर होता है या तो छोटा होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं क्लास में ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ। तो मतलब कि सर हमको दोनों चीजों से एक बात तो समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में सर हमको LCM निकालना है। ठीक है भाई, अब LCM किसका निकालना है? 10 और 14 का निकाल देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस रिमाइंडर का क्या करना है। तो रिमाइंडर का क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँ। तो पहले अपन देखते हैं क्या करना है। तो मैंने बोला कि सॉल्व नंबर, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 कर रहे हैं हम। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 10 and 14 is the LCM of 10 and 14. Therefore, 10 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बोलो पता है कि नहीं पता? 14 इक्वल टू क्या होता है सर? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो LCM क्या आ जाएगा सर? LCM आ जाएगा आपका ऑल फैक्टर्स, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सर आपका? हाईएस्ट पावर। LCM निकालने सिखाया था मैंने आपको पहले क्वेश्चन में।
तो एलसीएम इक्वल टू ऑल फैक्टर, तो आपका 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। करेक्ट, 2 दोनों में है, 5 और 7, सबकी पावर तो 1 ही है। तो मतलब कि सर एलसीएम इक्वल टू जाएगा 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। implies that 70 is the smallest number divisible by both 10 and 14। बट बच्चों क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमको कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर लीविंग द रिमाइंडर 3। हमको क्या बोला है सर, जो नंबर है वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 3। तो आप लिखोगे सिंस द नंबर इज लीविंग रिमाइंडर 3, सिंस द नंबर इज लीविंग रिमाइंडर 3, देयरफॉर 70 प्लस 3, जो रिमाइंडर छोड़ा है उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। तो हेंस 73 is the smallest number, 73 is the smallest number, smallest की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी भाई। 73 is the smallest number that is divisible by both 10 and 14 and leaving remainder 3। बोलो भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो सर मतलब कि स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है आपको एलसीएम निकालना है दोनों नंबरों का। एलसीएम से आपको क्या मिला, एलसीएम से आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया जो दोनों से डिवाइड होगा। अब इस केस में हमको रिमाइंडर बोला था तो हमने रिमाइंडर को प्लस कर दिया, नहीं बोला होता तो हम रिमाइंडर को प्लस नहीं करते। बात समझ में आई क्या? चलो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं सर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24x टू द पावर 5 y टू द पावर 3 एंड 16x टू द पावर 3 y टू द पावर 4। वैसे तो बच्चों मैं आपको काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ के, बट ये थोड़ा सा वेरिएशन है, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने बोला सॉल्व नंबर 5, क्या लिखा है बच्चों, 24x टू द पावर, लेट मी सी, 24x टू द पावर क्या लिखा है बच्चों, 5y क्यूब, x टू द पावर 5y क्यूब। तो बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के आता है, 24 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 के ऊपर 3 की पावर 8 हो गया और 3 के ऊपर 1 की पावर 8, 3 या 24, मल्टीप्लाई बाय इनको आप ऐसा का ऐसे ही लिख दोगे, x टू द पावर 5 5 टू द पावर 3। अगला नंबर क्या है सर मेरा, अगला नंबर है सर मेरे पास 16x क्यूब y टू द पावर 4। तो मैंने बोला 16 x क्यूब y टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है सर 2 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 3 इंटू y टू द पावर 4। अब सर आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स और कौन सी पावर सर, हाईएस्ट पावर, वेरी गुड। तो ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। तो भाई सारे फैक्टर बता दो, आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हाँ जी सर 2 आ गया। और क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है तो 3 भी आ गया। क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है तो एक्स भी आ गया। और क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है तो वाई भी आ गया। 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, एक्स आ चुका है, वाई आ चुका है, 2 ऑलरेडी आ चुका है, एक्स ऑलरेडी आ चुका है, वाई ऑलरेडी आ चुका है। अब बच्चों बात है हाईएस्ट पावर की। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर है 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है सर, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 5 है। और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई की हाईएस्ट पावर 4 है। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर 4 की पावर कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। इतना ही सिंपल है बच्चों। 16 3 या कितना हो गया, 48 x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। ये आ गया सर आपका एलसीएम। अब बच्चों एचसीएफ निकालता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ निकाल देता हूँ साइड में जल्दी से। तो मैंने बोला सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। एचसीएफ इक्वल टू होता है सर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर
लोएस्ट पावर, बोलो भाई, सिखाया था अभी अभी। जी सर। कॉमन फैक्टर बच्चों, कॉमन। टू दोनों में दिख रहा है, मतलब फिर टू कॉमन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई बाय। थ्री सर यहाँ तो है, यहाँ पे नहीं है, मतलब थ्री कॉमन फैक्टर नहीं है। एक्स दोनों में कॉमन फैक्टर है, और वाई भी दोनों में कॉमन फैक्टर है। अब बच्चों लोएस्ट पावर, तो टू की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, तो ऑब्वियसली सर थ्री। एक्स की लोएस्ट पावर क्या है, थ्री। और वाई की लोएस्ट पावर क्या है, थ्री। सबकी लोएस्ट पावर थ्री है। अब बच्चों टू के ऊपर थ्री की पावर कितना हो गया, एट। ये हो गया आपका एक्स क्यूब, ये हो गया आपका वाई क्यूब। सो दिस इज योर एच। क्या मेरी बात समझ में आई सर? तो मतलब कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए भाई, आपको डरना ही नहीं। मैथ्स इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को जितना अच्छे से समझेंगे ना भाई, जितना अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन आने तो ना यार कहीं से भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम समझ चुके हैं एलसीएम मतलब होता है ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। आने तो कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, proves that root 7 is irrational and then proves that 3 plus 2 root 7 is irrational। भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, इसको जैसा मैं लिखवाऊंगा आप वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, और मेक श्योर करेंगे बच्चों कि इसको बढ़िया से दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर तरीके से लिखना, आएगा तो बढ़िया, दो या तीन नंबर से कम तो नहीं आएगा। ओके सॉरी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले रूट सेवन को इरेशनल प्रूफ करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत मेहनत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो कैसे स्टार्ट करना है। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट सेवन इज रेशनल। ठीक है, मैं पहले ही बच्चों अपने बोर्ड के ना दो पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी लेंदी जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बच्चों हमने बोला थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट रूट सेवन इज रेशनल। तो implies दैट रूट सेवन इक्वल टू a अपॉन b, एंड ब्रैकेट में a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम बच्चों मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला, एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। b जीरो क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर b जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो होने पे ये पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब क्या किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट सेवन का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, सेवन। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, implies that बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सेवन। गिव इट एस क्वेश्चन नंबर 1। अब देखना बच्चों, सिंस सेवन डिवाइड ए स्क्वायर, देयरफॉर सेवन विल डिवाइड ए ऑल्सो। ये आपकी बुक में एक थ्योरम लिखा है बच्चों, कि अगर सेवन ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सेवन ए को भी डिवाइड करेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर सोच लेना, अगर मतलब सेवन उसको डिवाइड कर रहा होगा तो सेवन डेफिनेटली उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो अब आपने क्या बोला, लेट ए इक्वल टू सेवन सी। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको सीखते हैं अपन। इसको सीखने के लिए आप समझिए, अगर मतलब मान लीजिए मैंने बोला एट, तो टू एट को डिवाइड करता है क्या, हाँ सर करता है। जब टू एट को डिवाइड करता है तो आंसर कितना आता है आपका, टू इंटू फोर। मतलब अगर आप एट को टू से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा आंसर फोर। तो क्या मैं एट को टू इंटू फोर लिख सकता हूँ? इन द सेम वे, अगर कोई नंबर टेन है, क्या टू टेन को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है सर। तो आप क्या लिख सकते हो, टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। ट्वेंटी, ट्वेंटी को आप क्या लिख सकते हो, वो टू से डिवाइड हो जाएगा तो टू मल्टीप्लाई बाई टेन। मतलब कि अगर मैं एक ही वैल्यू बदलते जा रहा हूँ तो क्या सर मेरा जो क्वोशिएंट है वो भी बदलते जा रहा है? तो इसी प्रकार से आपने बोला कि अगर सर सेवन किसी नंबर ए को डिवाइड करेगा
और आप ए की वैल्यू बदलते जाओगे तो आपका क्वोशिएंट हमेशा बदलते जाएगा। तो इसलिए आपने ए ले लिया, कोई भी नंबर जो 7 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका सी कोई भी क्वोशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, सी इज एन इंटीजर। ठीक है ना भाई। अब इसको उठा के आपको कहाँ पे डाल देना है, इसको उठा के डाल देना आपको इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे क्या डाल दूंगा सर, 7c का होल स्क्वायर अपॉन 7। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, सी स्क्वायर अपॉन 7। क्या इससे इसको उड़ा दूंगा तो क्या बच्चों यहाँ पे मुझे 7c स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, ये जो 7 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इम्प्लाई स्टेट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू सी। वही कहानी हो गई, जैसे 7 ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया था, उसी प्रकार 7 ने किसको डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर को। तो सिंस 7 डिवाइड बी स्क्वायर, देयरफॉर 7 विल डिवाइड बी ऑल्सो। अब बच्चों आपको लिखनी है एकदम प्यारी सी थ्योरी, जो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखोगे। तो आप लिखोगे एज वी कैन नोटिस दैट 7 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। It means that 7 is the common factor. 7 is the common factor of A and B. फुल स्टॉप। मैंने बोला एस वी कैन नोटिस, हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 7 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर 7 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब कि 7 ए और बी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are co-prime. Full stop. This contradiction has arisen. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, इतने से मैं लिख देता हूँ फाइनल लाइन। This contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 7 is rational. Hence, root 7 is irrational. काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बच्चों जिस प्रकार से मैंने आपको लिखवाया है, जितनी अच्छी बारीकी से मैंने आपको ये प्रूफ कराया है, आई कैन श्योर, आई कैन बेट बच्चों कि अगर आप ऐसा प्रूफ लिखते हैं आपका कोई आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता। यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। समझाता हूँ बच्चों मैं आपको वापस से कैसे किया। मैंने बोला लेट अस अस्यूम टू द कंट्री दैट रूट 7 इज रैशनल। थोड़ी देर के लिए मान लो कि रूट 7 क्या है, रैशनल है। अगर, सॉरी, ध्यान देते हैं। मैंने बोला बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रूट 7 क्या है, रैशनल। अगर रूट 7 सर रैशनल है तो इसका मतलब रूट 7 ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। ए और बी मैंने क्या बोला बच्चों कि वो को प्राइम है, को प्राइम है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। स्क्वायर किया तो वहां से बच्चों मैंने प्रूफ किया कि 7 ए को भी डिवाइड कर रहा है, और सिमिलरली मैंने आगे प्रूफ कर दिया कि 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब थ्योरी क्या लिखी है कि हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 7 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 7 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब 7 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर। बट हमने इनिशियली क्या बोला कि ए और बी को प्राइम है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होने नहीं वाला। तो भाई अगर उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला था तो 7 कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया। तो ये हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने इनिशियली जो अज्यूम किया था रूट 7 रैशनल है, वो चीज ही गलत है। तो अगर रूट 7 रैशनल नहीं है मतलब वो क्या होगा, इरेशनल। क्लियर। इसको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन करो, एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना। अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमको क्या बोला है, आगे हमको बोला है कि
प्रूफ दैट 3 + 2√7 इज इरेशनल। ये प्रूफ छोटा जाएगा बच्चों। तो आपने बोला नाउ लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी। सेम तरीके से बच्चों प्रूफ वैसे ही जाने वाला है, दैट 3 + 2√7 इज रैशनल। जो पहले काम किया था वैसे ही करेंगे, बस ये प्रूफ थोड़ा सा छोटा जाएगा। इसका मतलब 3 + 2√7 इक्वल टू A/B। और बच्चों इस बार मैं क्या लेता हूं, A एंड B आर इंटीजर्स। बताऊंगा फिर क्यों बोल रहा हूं मैं। इस बार को प्राइम की जरूरत नहीं है, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें ना आपको वो कोई काम नहीं करना है, इतनी मेहनत वाला कोई काम नहीं करना आपको। आपको बस क्या करना है, √7 को अकेला करना है। जो भी चीज रूट के अंदर है ना, आप उसको अकेला कर देंगे। तो आपने बोला सर 2√7 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका A/B-3, इम्प्लाइज दैट √7 इज इक्वल टू, बच्चों ये एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, A-3B/B। और जो 2 मल्टीप्लाई में था ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2B। अब जरा देखना बच्चों, अगर आप नोटिस करोगे, सिंस A एंड B आर integers, therefore RHS मतलब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 is a rational number। But this, मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं, but this contradict the fact that √7 is irrational। अब समझना बच्चों, मैंने क्या बोला, जो राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटीजर है बी इंटीजर है, तो अगर ए और बी दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर होता है, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये जो A-3B/2B है सर, ये भी आपका क्या होने वाला है, ये आपका एक रैशनल नंबर होने वाला है। और अगर सर ये रैशनल नंबर है, तो भाई राइट हैंड साइड अगर रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है सर, क्योंकि √7 को तो अभी हम प्रूव करके आए कि वो क्या है, इररेशनल। मैंने वही लिखा, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज इररेशनल। तो वही कहानी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, CONTRADICTION, this contradiction has arisen due to our wrong assumption। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे रॉन्ग assumption की वजह से आया। क्या हम की अज्यूम किया था बच्चों हमने, कि 3 + 2√7 रैशनल है, दैट 3 + 2√7 इज रैशनल। हेंस अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, 3 + 2√7 इज इररेशनल। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको बढ़िया तरीके से नोट करो, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इतनी ही सुंदरता के साथ प्रॉपरली लिखेंगे, सो दैट आपका कहीं पे आधा मार्क्स भी डिडक्ट ना हो। राइट, प्लीज राइट इट डाउन। सॉरी बच्चों, मेरे को सर्दी हो गई है, तो यू माइट अंडरस्टैंड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Find the largest number that divides 75, 126 and 177, leaving remainder 3, 6 and 9 respectively। मतलब कि सर आपको एक लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब बच्चों लार्जेस्ट वर्ड सुन के आप क्या समझे, क्या समझे, लार्जेस्ट का मतलब एलसीएम की अच्छी है। अभी सिखा था थोड़ी देर पहले, अगर स्मॉलेस्ट आएगा या लीस्ट आएगा या मिनिमम आएगा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। लार्जेस्ट आएगा, मैक्सिमम आएगा, हाईएस्ट आएगा तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। राइट, तो मैं समझ गया सर, इसमें मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। दूसरा तरीका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इनको डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर ऐसा जो इन सबको डिवाइड करेगा
मतलब कि वो नंबर इनसे बड़ा होगा कि छोटा होगा। भाई आप चाहते हो कोई नंबर 75 को डिवाइड करे, तो ऑब्वियसली वो 75 से छोटा होगा, 126 से छोटा होगा, 177 से छोटा होगा। तो अगर वो नंबर इनसे छोटा होगा, तो एलसीएम का मल्टीपल होता है, एलसीएम कभी नंबर से छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली आपको एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। अब इनमें रिमाइंडर का क्या करना है, तो देखो सर, अब आप ऐसे ध्यान में रखो, अगर एलसीएम वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले एलसीएम फाइंड करोगे और फिर रिमाइंडर को प्लस करोगे, समझना। एलसीएम वाले क्वेश्चन में पहले एलसीएम फाइंड करोगे और फिर रिमाइंडर को प्लस करोगे, जैसा हमने पुराने क्वेश्चन में किया था। और एचसीएफ वाले में जस्ट उल्टा, वहां पे एलसीएम के बाद प्लस किया था, यहाँ पे प्लस के बदले माइनस करना, और कब माइनस करना है, पहले माइनस करना। ठीक है, तो पहले आप 75 में से 3 को माइनस करोगे क्योंकि वो उसका रिमाइंडर है, 126 में 6 को माइनस करोगे, और 177 में से 9 को माइनस करोगे, और जो भी नंबर बचेंगे उनका आप एचसीएफ निकाल लोगे, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर। चलो एक बार करके देखते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे सॉल्व, सॉल्व नंबर 7। इट इज गिवन दैट, यह बच्चों मैं लिखता हूं, मुझे आदत है इतना डिटेल में लिखने की, जरूरी नहीं आपको ये लिखना हो। इट इज गिवन दैट द नंबर लीव्स रिमाइंडर 3, कॉमा, क्या क्या रिमाइंडर थे बच्चों हमारे, 3 था, 6 था एंड 9 था। 3, कॉमा, 6 एंड 9 while dividing 75, 126 and 177 रिस्पेक्टिवली। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नंबर्स क्या थे बच्चों, मेरे मेरे नंबर्स थे 75, 126 एंड 177। Therefore we will subtract the remainder from the numbers, we will subtract the remainder from the numbers। आपको बच्चों इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तो आपका बोर्ड का एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार बच्चे को सारी चीजें काफी अच्छे से आती हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले 75 माइनस कितना आ गया, 72, 126 माइनस 6 कितना आ गया, 120, एंड 177 माइनस 9 कितना आ जाएगा बच्चों, 168। अब बच्चों ये जो नंबर बचे, ये ऐसे नंबर बचे जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब ये रिमाइंडर फ्री नंबर है। तो अब जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा वो इनको प्रॉपरली कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा होगा। तो नाउ 72 इक्वल टू, बच्चों मैं एचसीएफ डायरेक्टली निकालने वाला हूँ, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते आता है। 72 क्या आ जाएगा आपका, सर 72 आ जाएगा 2 के ऊपर 3 की पावर, 3 के ऊपर 2 की पावर, 8 9 जा 72, 120 आ जाएगा बच्चों, 2 के ऊपर 3 की पावर 8 हो गया, 3 के ऊपर 1 की पावर 8 3 24 हो गया, 5 के ऊपर 1 की पावर, और 168 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, एक बार 168 के लिए अपन निकाल लेते हैं। टू कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 84, 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 42, 2 कितना आ जाएगा आपका 21, 3 3 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 7 कितना आ जाएगा आपका 1। तो 2 4 4 8 8 से 24 24 7 जा 20, हाँ करेक्ट। तो बच्चों ये आ गया आपका 2 के ऊपर 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1 की पावर मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर 1 की पावर। तो फिर आपने क्या बोला यहाँ पे, आपने बोला सर एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर की ऑल फैक्टर, सॉरी, एचसीएफ इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर्स, और कौन सी पावर बच्चों, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। तो विच इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2 तीनों में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय
थ्री भी तीनों में आ रहा है, 5 और 7 नहीं आ रहे, और लोएस्ट पावर 2 की पावर बच्चों 3 है, और 3 की पावर कितनी है, 1। तो योर आंसर इज HCF इक्वल टू 8 × 3 24। तो आप बोलोगे हेंस 24 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड, क्या क्या नंबर दिए थे आपको, 75, 126 एंड 177, और आपने ऑलरेडी रिमाइंडर माइनस किया था, लीविंग रिमाइंडर 3, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। फिर बच्चों देखो, मेरा एम्बिशन क्या है आपको जरा समझना पड़ेगा। आप बहुत सारे एजुकेटर्स को देखते होगे यूट्यूब पे, तो वो जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन करा देते हैं, आप 15-15, 20-20 मिनट में ये पूरा पेपर सॉल्व करके डाल दोगे। भाई लेकिन आप समझो, आपको समझना है कि एग्जाम आपको एक ही बार लिखना है, और जब आप एग्जाम लिखोगे ना, तो योर आंसर शीट आपके एग्जामिनर जो हैं वो आपको नहीं पहचानते। तो आपकी जो आंसर शीट है ना, वो काफी एक अच्छा इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपकी आंसर शीट इतनी परफेक्ट होनी चाहिए ना, कि एग्जामिनर का भी दिमाग में, यार क्या प्यारा बच्चा है, मतलब बच्चे को सारी चीजें कितने परफेक्ट तरीके से पता है। तो आप काफी अच्छे पे लिखो, डायरेक्टली आंसर आंसर लिखने के तो कुछ काम होता नहीं है भाई, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्लस आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, अगर आप वो मेंशन करते हो तो काफी अच्छी छवि बनती है आपके एग्जामिनर के सामने, राइट। चलो, तो हम क्या सीखे सर, अगर हमको लीस्ट फाइंड करना पड़ेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हमको लार्जेस्ट फाइंड करना होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, राइट। चलो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, प्लीज बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, सेक्शन ए मेरा खत्म हो गया। सेक्शन ए में जो मैंने क्वेश्चन बनाए हुए थे बच्चों, सेक्शन ए के मेरे पूरे क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे कि अगर ये चैप्टर से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया, या तो क्वेश्चन इजी आया या तो मॉडरेट आया, तो आपके क्वेश्चन इसी लेवल के बनेंगे। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन वो हैं सर जिनको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई आजकल ज्यादा फोकस कर रहा है। मतलब कि अगर इस चैप्टर पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है तो वो किस टाइप के बनेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी डिवाइड के स्क्वायर, मतलब कोई नंबर पी है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन विच ऑफ दीज विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय पी। अब समझना बच्चों, कि अगर पी डिवाइड के स्क्वायर, तो पी विल डिवाइड के ऑल्सो, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो मतलब कि सर वो के को तो डिवाइड करने वाला है, के को तो वो डिवाइड करेगा। अब अगर वो के को डिवाइड करेगा सर, तो 7 के को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर, मतलब बच्चों आप ये ले लो कि कोई नंबर आपका, लेट्स से, एक काम करते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने के स्क्वायर, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर सोचो। तो मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, के इक्वल टू आ जाएगा 2। तो अगर सर आपका पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप कोई नंबर ऐसा सोचो जो 4 को डिवाइड कर पाए। तो मैंने कहा लेट पी इक्वल टू 2 ले लेता हूँ बच्चों। तो जो पी इक्वल टू 2 है, तो 2 4 को के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 2 को भी डिवाइड करेगा, यस सर बिल्कुल करेगा। अब बच्चों 7 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 के इक्वल टू हो जाएगा 14। तो बताओ, क्या पी 7 के को डिवाइड कर पाएगा, क्या 2 14 को डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा सर। अब बच्चों मैं के क्यूब ले लेता हूँ। के क्यूब मतलब के है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। क्या पी जो 2 है, क्या वो 8 को डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा सर। तो मतलब के क्यूब को भी डिवाइड कर दिया। अब बच्चों मैं के अपॉन 2 ले लेता हूँ। के अपॉन 2 कितना हो गया आपका 1। क्या 2 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, फिर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ओनली के, ओनली के एट 7 के, ओनली के 7 के क्यूब ऑल ऑफ देम। तो सर सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ बच्चों आपके लिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप हमेशा दिमाग में एग्जांपल बैठा दिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने के स्क्वायर को, आप कहोगे सर आप हमेशा सिंपल नंबर क्यों ले रहे हो। तो लेट्स से बच्चों मैंने के स्क्वायर को ले लिया, लेट्स से बच्चों 6 का स्क्वायर ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ बच्चों, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर लेता हूँ बच्चों 36। अब अगर कोई नंबर मैं लेता हूँ आपका, लेट्स से पी, ठीक है, इफ पी डिवाइड के स्क्वायर, देन पी विल डिवाइड, देन
इफ पी डिवाइड के स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों जो पी होना चाहिए वो आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये चीज याद रखना बच्चों, वो क्या होना चाहिए आपका प्राइम नंबर। समझना बच्चों आप, यहाँ पे भले मेंशन नहीं है लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। इवन नंबर से काम नहीं चलेगा, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जो पी रहेगा, लेट्स से वो पी को आपने दे दिया 2, ठीक है ना भाई। अगर के स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6। अभी बताओ क्या 2 6 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब 7 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर के 6 है तो 7 के कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 दैट इज 42। क्या 2 42 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब के क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितना है, 6 36 इंटू 6 216। क्या 2 इसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब बच्चों के अपॉन 2 निकालता हूँ, तो के अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। समझे क्या मेरी बात। तो इन चीजों को काफी अच्छे से बच्चों आपको दिमाग में बैठा के रखिए। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बच्चों बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा। देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ के एंड 93 इज 31। अब बच्चों समझना, के और 93 का जो एचसीएफ है वो 31 है। इसका मतलब क्या है सर, पहले तो ये याद रखो, एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब जो एचसीएफ रहता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटा नंबर रहेगा वो उससे या तो छोटा होता है या तो उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब या तो सर जो आपका के है वो, जो एचसीएफ है, तो आपका जो के है वो या तो 31 होगा या तो आपका के 31 से बड़ा होगा, इज मोर देन 31। एक मिनट बच्चों प्लीज। तो या तो सर वो 31 होगा या तो वो 31 से बड़ा होने वाला है। अगला क्या है सर, कि अगली चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये है, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। मतलब एचसीएफ दोनों नंबर का फैक्टर होता है। तो मतलब कि जो आपका के है, के इज मल्टीपल ऑफ 31। अब के रहेगा मल्टीपल ऑफ 31। तो अगर सर के मल्टीपल ऑफ 31 जाएगा तो मतलब के क्या क्या हो सकता है, के सर 31 हो सकता है, या फिर 31 टू जा 62 हो सकता है, 31 थ्री जा 93 हो सकता है क्या सर। सर 93 हो सकता है क्या, 93 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 93, तो अगर सर के 93 हो जाएगा तो दोनों नंबर 93 हो जाएंगे। तो फिर एचसीएफ मेरा 31 नहीं बचेगा, फिर एचसीएफ मेरा 93 हो जाएगा, 93 और 93 का एचसीएफ 93 हो जाएगा। एचसीएफ फिर 31 थ्री जा 31 फोर जा 124 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 5 टाइम्स हो सकता है 135 155, बिल्कुल हो सकता है। क्या बच्चों ये आपका 186 हो सकता है। अब सर 186 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर अगर वो 93 होगा, ये 93 का मल्टीपल होगा। अब जरा समझना सर, आप 93 का मल्टीपल होगा तो फिर ऑब्वियसली एचसीएफ में आपका 93 सबसे छोटा नंबर आ जाएगा, और 93 का छोटा नंबर आ जाएगा तो आपका एचसीएफ फिर 31 ना होगा, क्या बन जाएगा 93। तो इसका मतलब जो एचसीएफ हो सकता है, ठीक है, वो आपका 31 रहने के लिए जो आपका दूसरा नंबर के है वो 93 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो के इज अ मल्टीपल ऑफ 93, ये तो सर पॉसिबल है ही नहीं, ये लाइन तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ लेना बच्चों, अगर आप चाहते हो एचसीएफ 31 होना तो आपका जो अननोन वैल्यू है वो कभी दूसरे नंबर का मल्टीपल नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा लो आप बढ़िया तरीके से, कि अगर आपका जो एचसीएफ है वो कोई एक नंबर है और आपका के अगर है तो वो दूसरे वाले नंबर का कभी मल्टीपल नहीं हो सकता, वरना आपका एचसीएफ 31 ना होगा, क्या बन जाएगा 93 बन जाएगा। तो बना के इज अ मल्टीपल 93, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। अब के इज अ मल्टीपल ऑफ 31, ये तो हमको पता है भाई एचसीएफ का मल्टीपल होता है, इट इज ट्रू। के इज एन इवन नंबर, तो जो के मेरे पास ऑप्शन आए, क्या इसमें इवन नंबर वाले ऑप्शन आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। के इज एन ऑड नंबर, ये जो ऑप्शन है क्या इसमें ऑड नंबर आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल आ रहा है सर। तो इसका मतलब मैं क्या समझा सर,
इसका मतलब मैं ये समझा कि मेरी स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, बाकी मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही हो सकती है, 3 भी सही हो सकती है और 4 भी सही हो सकती है। तो इसका मतलब ओनली 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, आपको सोचना पड़ेगा, जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा कि सर अगर के 93 का मल्टीपल हो जाएगा, अगर मतलब के 93 हो जाएगा या 186 हो जाएगा, तो आप खुद एचसीएफ निकाल के देखो। फिर एचसीएफ 31 हो ही नहीं सकता, फिर एचसीएफ क्या बन जाएगा आपका, 93 बन जाएगा। तो के इज मल्टीपल 93 तो पॉसिबल होगा ही नहीं। उसके अलावा जो ऑप्शन थे वो मैंने आपकी के की पॉसिबल वैल्यू निकाल के दिखाए और वो आपके वहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। राइट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मैं यही कर देता हूँ आपके लिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सही बात है सर। कोई भी एक नंबर ले लेते हो, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हो, लेट्स से 5। तो 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे? मैंने बोला सर 5 के जो फैक्टर्स होंगे, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसके जो, अभी ऐसे प्रॉपर लिखते हैं, तो जो फैक्टर होंगे वो या तो 1 होंगे या तो 5 होंगे। और जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर, तो वो क्या रहेगा आपका, सिर्फ 5 अकेले रहेगा। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज ए नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल 5 का प्राइम फैक्टर से 5 अकेले। हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर विल है। तो एक काम करते हैं, 5 का अपन स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब 25 के आपके फैक्टर क्या क्या है, जल्दी बताओ फैक्टर। तो सर देखो, आपको पता है 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है कि नहीं भाई। आप 5 का स्क्वायर है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, और ये किससे डिविजिबल होगा आपका, 25 से। तो हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर। तो फैक्टर्स हो जाएंगे सर आपके 3। फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3। और इसमें प्राइम फैक्टर कितने हैं सर, जल्दी से बताओ। इस 1 प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर होता है सर, नो सर। क्या 25 प्राइम नंबर होता है, नो सर। तो प्राइम फैक्टर आपका रहेगा 5। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके 1। तो दैट इज अगेन अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों। अगर सीबीएसई कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन बनाती है, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा उस क्वेश्चन के ऊपर सोचे, उस क्वेश्चन के ऊपर लॉजिक लगाए। तो उन्होंने क्या बोला, कोई एक प्राइम नंबर ले लो फिर, आप उसके फैक्टर लिखो। मैंने कहा सर प्राइम नंबर का फैक्टर तो 2 होते हैं, एक वो नंबर और एक 1। तो उसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम फैक्टर रहेगा 1। आपने कहा उसको स्क्वायर कर दो, मैंने कहा कर देता हूँ। अब मेरे को स्क्वायर मिल गया 25। 25 के मैंने सारे फैक्टर लिख दिए, कितने फैक्टर आए, 1 आया, 5 आया और 25 आया। राइट भाई, ये 3 नंबर 25 को डिवाइड करते हैं, तो फैक्टर होगा 3। अब इनमें से प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर कौन है, तो प्राइम नंबर ऑब्वियसली 5 अकेले हैं। तो प्राइम फैक्टर कितने मिल गए अपन को, 1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों प्लीज। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो इज करेक्ट। दो रिप्रेजेंटेशन दिए बच्चों, कौन से करेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। अब जिस बच्चे को वेन डायग्राम नहीं पता उसको मैं बताता हूँ बच्चों। वेन डायग्राम में क्या होता है, जो अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर आता है, तो मतलब बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अब देखो भाई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, यहां तक तो दोनों में सेम है। नेचुरल सबसे अंदर, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गए। बिल्कुल सही बात है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर है। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो किसके अंदर आ जा रहे हैं, आपके होल नंबर के अंदर। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ जाएंगे, तो होल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाएगा। रेशनल नंबर में आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन ये भी आ जाएगा। अब सर पहले वाले डायग्राम में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर अलग अलग है, और दूसरे में क्या दिखा रहा है कि जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। जबकि सर रैशनल नंबर सेपरेट चीज है और इरेशनल नंबर सेपरेट चीज है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं सर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि स्क्वायर नंबर जो नहीं है उसका स्क्वायर रूट, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। √4 क्या होता है सर, √4 होता है 2, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। √5 हो गया, ये सबके सब होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इरेशनल के अंदर कभी नहीं आते, तो ये वाला डायग्राम आपका गलत है। तो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज द फर्स्ट वन। तो व्हाट वी विल राइट, रिप्रेजेंटेशन 1 इज करेक्ट बिकॉज irrational number does not contain rational number। क्या लिखोगे बच्चों, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि रिप्रेजेंटेशन 1 इज करेक्ट because irrational number
डज नॉट कंटेन रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर कभी नहीं आते, वो सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। क्लियर हुआ क्या बच्चों? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हमने सीबीएसई की वेबसाइट से लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से काफी कुछ कठिन क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सीबीएसई ने अपने आप आपको ये क्वेश्चन बोले हैं कि आप इनको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों रिपीट हो गया था, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8.25 मीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ दी है आपको 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 8.25 मतलब 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ी रोड की लेंथ बताओ दैट कैन मीजर द 3 डायमेंशन। मतलब कि सॉरी, मतलब कि आप ऐसी रॉड बताओ जिसको मैं एक दो तीन ऐसे बार में रखते जाऊंगा तो वो उस पूरे के पूरे रूम को क्या कर पाए, मेजर कर पाए, एग्जैक्टली मेजर कर पाए। मतलब कि सर लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया था, आपको क्या निकालना है, सिखाया था मैंने एलसीएम की एचसीएफ। तो आप सर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का आप एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आप सर, मैं आपको बता देता हूं, मैं करवाऊंगा नहीं। जो लेंथ रहेगा, लेंथ आपका है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 850 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है वो कितना है बच्चों, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये है आपका 675 सेंटीमीटर। और जो आपका हाइट है, हाइट कितना है बच्चों आपका, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप 850, 675 और 450, इन तीनों का आप एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ। और जो भी इनका एचसीएफ आएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ योर लॉन्गेस्ट रॉड, दैट इज योर आंसर। अब बच्चों एचसीएफ निकाल की जिम्मेदारी आप लोग की, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, राइट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी 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 अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। इसको जरा देखते हैं अपन। क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ दिया हुआ है, बी का कुछ दिया हुआ है, और सी का कुछ दिया हुआ है। और क्या बोला है, सच दैट पी इज स्मॉलर देन क्यू इज स्मॉलर देन आर। मतलब आर सबसे बड़ा है, फिर क्यू है, और फिर पी है। मतलब पी की वैल्यू सबसे छोटी है और आर की वैल्यू सबसे बड़ी है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ए बी एंड सी विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो ए बी सी को डिवाइड करता है। अब सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट मतलब क्या, एचसीएफ। तो ए बी सी का जो एचसीएफ है वो कितना है, 30। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर 2 when divided by each of ABC is 5402। मतलब सबसे छोटा नंबर जो रिमाइंडर 2 छोड़ता है, तो रिमाइंडर को आप माइनस कर दोगे। 5402 में से जब आपने 2 को माइनस कर दिया कितना आ गया, 5400। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि वो क्या है, एलसीएम। तो इनडायरेक्टली इन क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया है 30, एलसीएम दिया है 5400, और आपको ए बी और सी निकालना है। तो अगर बच्चों आप ये क्वेश्चन को खुद कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप काफी अच्छी मैथ्स करते हैं। चलो भाई इसको करना चालू करते हैं अपन। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा बच्चों। तो मैंने आपको बोला सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये क्वेश्चन नंबर है ये 15। ए आपको दिया हुआ है सर, टू के ऊपर, 2 के ऊपर आर, 3 के ऊपर पी और 5 के ऊपर क्यू। 2 के ऊपर आर, 3 के ऊपर पी एंड 5 के ऊपर क्यू। बी आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है। मैं पहले लिख देता हूं जिससे कि मैं आराम से पावर स्पीड पर चेक कर पाऊंगा। और क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, कि जो पी है वो सबसे छोटा है, और जो आर है वो सबसे बड़ा है। अब जरा अपन एक बार देख लेते हैं। पी आर पी और क्यू क्यू पी, पी आर पी और क्यू क्यू पी। तो यहाँ पे पी आर पी और क्यू क्यू पी। अब सर देखो, एच सी एफ
इक्वल टू क्या होता है आपका, एच एफ इक्वल टू होता है आपका लोएस्ट, पहले तो बच्चों एच एफ इक्वल टू होता है आपका कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। तो जो एच एफ आएगा सर, कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है सब में, 3 भी आ रहा है सब में, और 5 भी आ रहा है सब में। अब बच्चों लोएस्ट, लोएस्ट मतलब तीनों में से सबसे छोटा। तो आर पी और क्यू, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, पी है सर। पी आर और क्यू सबसे छोटा कौन है, पी है सर। क्यू पी और पी सबसे छोटा कौन है सर, पी है सर। तो जो एच सी एफ आ जाएगा सर, वो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5, और तीनों के ऊपर पावर पी है, तो ना 30 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी सर, पी की पावर। आपको ये पता होगा ना बच्चों, अगर पावर सेम होती है तो हम पावर को कॉमन कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एच सी एफ इक्वल टू कितना था आपका, 30। तो इम्प्लाइज दैट 30 के ऊपर पी इज इक्वल टू 30 के ऊपर 1, इम्प्लाइज दैट पी इक्वल टू आ गया सर आपका 1। चलो भाई, इतना काम तो मैंने यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई मैंने क्या किया। मैंने एच सी एफ निकाला, और एच सी एफ को रख दिया बच्चों मैंने जो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में क्या दिया था कि लो लार्जेस्ट नंबर जो आपको दिया है, ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है वो 30 है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सिंस लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ए बी एंड सी इज 30। ठीक है भाई। अब एलसीएम इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका, ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। तो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल फैक्टर आपका हो जाएगा 2 × 3 × 5। और बच्चों हाईएस्ट पावर, तो आर पी और क्यू, इनमें सबसे बड़ा कौन है आपका, आर। पी आर और क्यू सबसे बड़ा कौन है आपका, आर। और क्यू पी और पी, तो इनमें बड़ा कौन है सर आपका, क्यू। सिंस 5402 लीव्स रिमाइंडर 2, therefore 5400 is the LCM of A comma B comma C, implies that 2 to the power R into 3 to the power R into 5 to the power Q इक्वल टू 5400। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 5400 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ये 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2700। फिर ये 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, मैं एक काम करता हूँ 3 से कर देता हूँ जल्दी से करने के लिए। तो कितना जाएगा आपका 900। फिर 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपका 300। फिर 3 से जाएगा तो कितना जाएगा आपका 100। फिर 2 से जाएगा कितना रहेगा 50। 2 से कितना रहेगा 25। 5 से 5, और 5 से 1। मतलब 2 कितने बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। मतलब कि सर 2 टू द पावर आर इंटू 3 टू द पावर आर इंटू 5 टू द पावर क्यू इक्वल 2 कितने बार आया आपका, 3 बार। 3 कितने बार आया, एक दो तीन। और 5 कितने बार आया सर आपका, 2 बार। तो अगर आप कंपेयर करोगे, 2 के ऊपर आर की पावर थी, यहाँ पे 2 के पावर 3 की पावर है। तो ऑन कंपेयरिंग आर इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3। आर इक्वल टू आ गया आपका 3। देखो 3 को भी अगर देखो, 3 के ऊपर आर, और बच्चों यहाँ पे भी आपके पास 3 की पावर कितनी थी सर, 3 थी। एक दो तीन, एंड 2 इक्वल टू। तो यहां से सर आपने क्या कर दिया, यहां से सर आपने बढ़िया तरीके से पी आर और क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब आपको ए बी और सी निकालना है, तब आप ए बी और सी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने इतना नोट डाउन कर लिया है, तो मैं आपको ए बी और सी निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ जरा। ठीक है भाई। अब आप बच्चों ए बी और सी निकालने के लिए आप यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, हेंस ए विल बी इक्वल टू 2 के ऊपर आर की पावर कितनी थी सर, 3। 3 के ऊपर पी की वैल्यू कितनी थी, 1। और 5 क्यू की वैल्यू कितनी थी, 2। 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 या 24। 24 इंटू 25।
24 इंटू 25। तो बच्चों ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, जरा मुझे बताइए। 25 4 जा 100, कैरी आ गया 10, 25 2 जा 50 और 10 60, 600 आ गया सर। पी कितना आ जाएगा आपका, टू के ऊपर पी की पावर मतलब टू के ऊपर वन की पावर, थ्री के ऊपर आर की पावर मतलब थ्री के ऊपर थ्री की पावर, और फाइव के ऊपर पी की पावर मतलब फाइव के ऊपर वन की पावर। तो थ्री थ्री 9, थ्री 27, और फाइव टू जा 10। तो मतलब कि बच्चों ये आ गया आपका 270। और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू के ऊपर क्यू की पावर मतलब टू के ऊपर टू की पावर, थ्री के ऊपर क्यू की पावर मतलब थ्री के ऊपर भी टू की पावर, और फाइव के ऊपर वन की पावर। तो टू टू जा फोर, फोर फाइव जा 20, और थ्री का स्क्वायर हो गया 9। मैं लिख देता हूँ 4 × 9 × 5। तो 5 4 जा 20, 29 जा 180। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू 600, बी की वैल्यू 270 और सी की वैल्यू 180। दैट वाज रियली एन अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब आप एचसीएफ की हेल्प से आप बच्चों यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर से कंपेयर करेंगे, और आप एलसीएम को ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर से कंपेयर करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। दैट वाज रियली एन अमेजिंग क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वापस से क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो प्लीज। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, काफी लेट हो गया है। इट इज 0013, मतलब 12:13 हो चुका है। लेट्स सी। ग्रो मोर प्लांटेशन हैव टू रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब ग्रो मोर प्लांटेशन है, उनके पास दो रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो अगर मैं आपके लिए बना देता हूँ, उनके पास एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, और लेट्स से एक उनके पास ये वाली रेक्टेंगुलर फील्ड है। मैं आपके लिए जस्ट रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ बच्चों। लेट्स से बच्चों उनके पास एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है फॉर एग्जांपल, राइट। मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है। ग्रो मोर प्लांटेशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर फील्ड विद सेम विथ। अब बच्चों बोला चौड़ाई दोनों की सेम है, दोनों की चौड़ाई क्या है सर, सेम। तो बच्चों ये तो मतलब मैंने काफी गलत बना दिया। तो बच्चों बोला ग्रो मोर रेक्टेंगुलर हैव टू रेक्टेंगुलर फील्ड विद सेम विथ, मतलब कि दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, ये पहले वाले को बना देता हूं मैं, ऐसे करके। पहले की चौड़ाई मैंने इतनी दे दी, और दूसरे की चौड़ाई को मैंने इतना ही देखी बच्चों, इसको थोड़ा सा मैंने ज्यादा लंबा कर दिया, राइट। तो दोनों की बच्चों मैंने चौड़ाई क्या कर दी, दोनों की चौड़ाई को मैंने सेम कर दिया। तो ये बढ़िया काम हो गया। अब क्या बोला है बच्चों, बट डिफरेंट लेंथ। तो देखो बच्चों दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, डिफरेंट है। अब अगर आप देखोगे, दे आर रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्री इन स्मॉलर फील्ड, मतलब यहाँ पे आपके 84 ट्रीज लगने वाले हैं, और यहाँ पे आपके कितने ट्रीज लगने वाले हैं, 231। इन बोथ फील्ड द ट्री विल बी प्लांटेड इन सेम नंबर ऑफ रोज। मतलब बच्चों नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगी, सेम। तो मतलब कि सर जितनी रो यहाँ पे रहेंगी, लेट्स से यहाँ पे आपने अगर चार रो लगाई, तो यहाँ पे भी आपको चार ही रो लगानी पड़ेंगी। तो लेट्स से बच्चों ये आपने एक दो तीन चार, चार रो लगा दी इनने आपको, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, मतलब कि अगर मैं डायग्राम वापस से बनाऊं आपके लिए, तो मतलब कि लेंथ को बच्चों मैं ऐसे बना दूंगा। ये पहला वाला बना दिया मैंने आपको, इतनी चौड़ाई है पहले वाले की, और दूसरे वाले की चौड़ाई बच्चों ये इतनी, सेम विथ रख दिया मैंने। ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दोनों के दोनों पेड़ों की, दोनों के दोनों फील्ड की जो चौड़ाई है बच्चों विथ, वो सेम है। ये पहले वाले की लेंथ है, और ये दूसरे वाले की लेंथ है। अब दोनों में क्या बोला बच्चों, सेम नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे भी आपकी रोज मान लो तीन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी रोज कितनी बनेगी बच्चों, तीन ही बननी चाहिए, ठीक है ना भाई। अब क्या बोला आगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मान लो यहाँ पे आपके दो कॉलम बन रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपके कितने भी कॉलम बन सकते हैं ये हमको नहीं पता। ऐसे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, बाकी तो आंसर मैं अभी आपको निकाल के दिखा दूंगा। What is the most number of rows that can be planted in this arrangement? अब बच्चों what is the most number of rows that can be planted in this arrangement? आप सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रोज कितनी बना सकते हो। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रोज बनाने के लिए बच्चों जब भी वर्ड आ जाता है आपका मोस्ट, तो इसके लिए सर आपको क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा। तो आप 84 और 231 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो अगर आप 84 का एचसीएफ निकालेंगे, यू विल गेट 21 मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर आप 231 को लेते हैं, तो यू विल गेट 21
मल्टीप्लाई बाय 11। तो इनका HCF कितना आ जाएगा सर? 21। तो द मोस्ट नंबर ऑफ रोज विल बी 21। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज विल बी बच्चों कितने? 21। सबसे ज्यादा जो रोज बन सकती है वो कितनी बन सकती है? 21। दैट इज HCF। तो आपका आंसर आ जाएगा 21। तो बच्चों मोस्ट सुन के ही आपने क्या निकाल दिया दोनों का? HCF। If trees are planted in the number of rows obtained part 1, how many columns will each field है? अब बच्चों अगर आप 21 रोज बना रहे हो तो कितना कॉलम लगेगा? तो जरा एक बात बताओ बच्चों, क्या रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम इक्वल टू टोटल ट्रीज होंगे? भाई रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने पे आपके टोटल ट्रीज आ जाएंगे। तो अगर मुझे कॉलम निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा? टोटल ट्री मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रो। अब टोटल ट्रीज कितने हैं सर हमारे पास? टोटल ट्रीज है हमारे पास पहले वाले में 84, तो 84। और नंबर ऑफ रोज कितनी दी है मैंने? 21। तो पहली वाली फील्ड के लिए मेरा आंसर कितना जाएगा? 4। और दूसरे वाले के लिए मेरे दूसरे वाले के लिए कॉलम इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ, ये कितने हैं आपके पास? 231। और रोज कितनी है? 21। सो यू विल गेट 11। तो बच्चों आपका पहले वाले का जो आंसर है, यू विल गेट 21, जो HCF है, दैट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रोज। और आपको कॉलम निकालने के लिए आपको टोटल ट्रीज को नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर देना है, राइट। तो छोटी वाली फील्ड के लिए आपके 4 कॉलम आएंगे और बड़ी वाली फील्ड के लिए आपके 11 कॉलम आएंगे, राइट। दैट वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन ऑफ द एंटायर टेस्ट पेपर। काफी अच्छा पेपर बच्चों मैंने आपके लिए सेट किया था। आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताएंगे। ओके, सी यू ऑल, गुड नाइट, प्रैक्टिस वेल, बाय बाय।